हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाइस एकेडमी। आज यहाँ पर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पर बेस्ड सेकंड वीडियो है। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, और यदि नहीं देखा है देन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उसकी लिंक मेंशन की हुई है, तो आप वहाँ से उसे देख सकते हैं या फिर आप आई बटन पे जाकर भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सभी टर्म्स जो हम धीरे धीरे डिस्कस कर रहे हैं ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा आपके लिए एग्जाम्स में। जैसे जैसे ट्रेंड्स बदल रहे हैं तो इनसे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप ये सारे लेक्चर ज़रूर देखिए। ओके, तो आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन नेचर, मतलब नेचर में जो इकोलॉजी है वो कैसे डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड की गई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, जो डिफरेंट लेवल्स हमें देखने हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट लेवल पे आता है इंडिविजुअल, देन स्पीशीज, देन पॉपुलेशन, उसके बाद फॉलोड बाय कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड देन द बायोस्फीयर। फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर हमने शेप एज अ ट्राइंगल, अपराइट ट्राइंगल यूज़ किया हुआ है, मतलब ये ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। तो हमने यही क्यों यूज़ किया? बिकॉज जिस तरीके से इनका मतलब जो स्पेस ये कवर करते हैं या इनका ग्रुप जिस हिसाब से बड़ा होता है उस ऑर्डर में ये प्लेस्ड है। एक इंडिविजुअल जो है कोई एक सिंगल बॉडी है, स्पीशीज उसमें कुछ और मेंबर्स ऐड होंगे, फिर उससे भी बड़ा थोड़ा पॉपुलेशन, एंड देन फर्दर इस कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, एंड सबसे बड़ा लेवल जो हमने कहा यहाँ पर वो बायोस्फीयर है। तो चलिए इसे हम एक एक करके डिफरेंट लेवल्स को डील करते हैं। फ्रेंड्स, द फर्स्ट लेवल इज इंडिविजुअल। हम इसे सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? कोई एक पर्सन, कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो इंडिविजुअल कहा जाएगा। इसमें इसके अलावा और कुछ नहीं, जैसा हम नॉर्मल लैंग्वेज में इंडिविजुअल बोलते हैं वैसा ही है। आई होप आई एम क्लियर। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि इंडिविजुअल के लिए कोई एक सिंगल कोई एक पर्सन ले लीजिए आप, तो वो इंडिविजुअल होगा। या फिर कोई एक, अगर हमने एक ट्री भी लिया है देन ऑल्सो इट विल बी अ सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो हम इन्हें एक साथ नहीं, इनके अपने आप में ही इन्हें इंडिविजुअल मानेंगे। सो फर्स्ट लेवल इज अबाउट इंडिविजुअल। नाउ फर्दर नेक्स्ट वन इज स्पीशीज। सो सेकेंड लेवल क्या है? स्पीसीज। यहाँ पर दोज इंडिविजुअल विच शोज रिजेम्बलेंस इन their appearance and behavior are termed to be species। मतलब सिंपल शब्दों में कहा जाए कि किसी समुद्र में कोई एक मछली रहती है, मान लीजिए कि हमने कहा ऑक्टोपस रहता है मान लीजिए, तो उस ऑक्टोपस जैसे ही दिखने वाले या उस एक पर्टिकुलर प्रजाति के कई सारे ऑक्टोपस होंगे जो देखने में और जिनके कैरेक्टर्स जो होंगे वो काफ़ी मिलते जुलते होंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कोई एक फिश हमने बनाई, जस्ट सपोज कि यहाँ पर एक फिश हमने देखी, वो कुछ जैसी दिखती है। ओके, एंड द नेक्स्ट वन एक फिश जो बनाई वो भी इसी की जैसी ही दिखती है, बस साइज थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है। तो क्या ये दोनों एक जैसी दिखने वाली मछलियाँ एक ही स्पीशीज़ की कही जाएंगी? बिल्कुल हाँ, कही जाएंगी। क्यों? क्योंकि इनके रिजेम्बलेंस, मतलब इनका जो अपीयरेंस है ये सामने से जैसी दिख रही हैं, और इनका इंटरनल कैरेक्टर्स जो हैं वो सभी सेम हैं, एक जैसे हैं। सो ये स्पीशीज़ लेवल के में आएंगे। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, पॉपुलेशन। द थर्ड लेवल इज अबाउट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? Set of individuals of same species interacting with each other in any specific geographical area। मतलब कोई एक गार्डन है, वहाँ पर कोई सेम टाइप ऑफ स्पीशीज या एक ही प्रजाति के पाए जाने वाले, मान ले जे कि बैक्टीरिया हमने ले लिया फॉर एग्जांपल, है ना, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लांट्स के ग्रोथ में हेल्प करती हैं। तो ये अगर एक ही प्रजाति के हैं तो ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो हम ये इन्हें इनके पॉपुलेशन कहेंगे। अदरवाइज आप एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल कि
इंडिया में रहने वाली पॉपुलेशन इंडियंस कहे जाते हैं, ठीक है। एंड अफ्रीका में रहने वाले लोगों को हम अफ्रीकन्स कहते हैं। डजेंट मैटर वेदर दे आर द मेल और द फीमेल्स और द चिल्ड्रन, हम उन्हें सभी को एक कंबाइंड फॉर्म में एक नाम देते हैं, है ना। और वो है एक ही स्पीशीज़ के ज़िले कहलाए, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। और इसीलिए हमने कहा कि इंडिया की पॉपुलेशन, या हमने कहा द सेकेंड वन कि अफ्रीकन की पॉपुलेशन हुई, अफ्रीका की पॉपुलेशन। सो एक पर्टिकुलर रीजन में रहने वाली सेम स्पीशीज जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो हम उसे एक पॉपुलेशन कह देते हैं, है ना। मतलब कई सारे इंडिविजुअल्स मिलकर एक ही स्पीशीज के आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये पॉपुलेशन हुआ, दिस वाज द थर्ड लेवल। नाउ नेक्स्ट लेवल, इट इज़ अबाउट कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में क्या होता है कि एक ही रीजन के अलग अलग स्पीशीज़ के पॉपुलेशन जो होती है वो जब आपस में इंटरेक्ट करें तो हम उसे क्या कहते हैं, कम्युनिटी। लाइक अगर यहाँ पर प्लांट्स हैं, पौधे हैं, ग्रास हैं, ठीक है, एंड उसके साथ ही कुछ इंसेक्ट्स होंगे, है ना, कुछ इंसेक्ट्स हो गए और फिर कुछ एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बीइंग्स हो गए। तो ये सभी एक पर्टिकुलर रीजन में रहकर आपस में इंटरेक्ट करते होंगे, एक दूसरे से कहीं ना कहीं कोरिलेट करते हैं, फॉर वेदर दे आर इंटरेक्ट विद ईच अदर फॉर देयर फूड पर्पस, या फिर कुछ दूसरी ज़रूरतों की वजह से ये आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं। एंड दैट्स वाई जब ये डिफरेंट स्पीशीज़ आपस में इंटरेक्ट करती हैं एक ही रीजन में, देन हम उन्हें कम्युनिटी कहते हैं। आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। And this one was the fourth level of this ecology. Now next one is, now next level is about ecosystem. So friends, ecosystem ये टर्म हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ी थी। आई होप आपको ध्यान होगा। सो मैं एक शॉर्ट में आपको इसका एक डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि ये क्या है। बाकी आपको और अच्छा लगेगा अगर आप इसे पिछले वाले कॉन्सेप्ट्स के साथ को रिलेट करके पढ़ लें एंड देन फिर ये वीडियो वॉच करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर रीजन है, उस रीजन में रहने वाले जितने भी बायोटिक प्लस एबायोटिक फैक्टर्स हैं, यानी कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ये बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, या ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं। बायोटिक एंड एबायोटिक आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, है ना। बायोटिक क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, एंड एबायोटिक जो होते हैं वो नॉन लिविंग पार्ट है। सो हमने इसके एग्जाम्पल्स भी देखे थे लिविंग में, जैसे कि plants, animals, bacteria, microorganism, etc. etc. And abiotic factors that are the non-living part, मतलब क्या क्या, पानी, है ना, सॉइल, और उसके बाद जो भी ये एयर, ये सारी चीज़ें, और ये abiotic factors इन लिविंग ऑर्गेनिज्म या कहिए इन बायोटिक कंपोनेंट्स के सर्वाइवल के लिए काफ़ी वाइटल रोल प्ले करते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। ओके, सो इकोसिस्टम क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में ये बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं तो हम उस सिस्टम को एक इकोसिस्टम कह देते हैं। एंड इसकी थर्ड लिंकिंग कंपोनेंट भी था जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करती है, दैट वाज एनर्जी। इसके बारे में हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो हमने कितने लेवल्स अभी तक के देखे, इंडिविजुअल, स्पीशीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, एंड दिस वन वाज द इकोसिस्टम। सो नंबरिंग कैसी हुई, फर्स्ट वन वाज द इंडिविजुअल, सेकंड वाज द स्पीशीज, थर्ड वाज पॉपुलेशन, फोर्थ लेवल वाज अबाउट कम्युनिटी, एंड फिफ्थ लेवल वाज अबाउट इकोसिस्टम। नाउ फ्रेंड्स, अभी तक आपने देखा कि जैसे ही हम इकोसिस्टम वाले लेवल पे एंटर हुए तो यहाँ पर हमने बायोटिक प्लस एबायोटिक फैक्टर दोनों को ही कंसीडर किया। एंड अगर आपने अभी तक ऑब्जर्व किया हो, सो हमने फर्स्ट टू फोर्थ लेवल तक सिर्फ और सिर्फ बायोटिक फैक्टर्स को ही कंसीडर किया है। आई एम रिपीटिंग इट कि फर्स्ट टू फोर्थ लेवल में हमने सिर्फ बायोटिक फैक्टर्स ही देखे हैं,
है ना। प्लीज़ नोट इट डाउन। कन्फ्यूजन क्रिएट आपको अपने में कोई कन्फ्यूजन नहीं रखनी है। सीधे सीधे यहाँ पर यही है कि फर्स्ट टू फोर्थ लेवल में हमने जो इंडिविजुअल, स्पीशीज़, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी पढ़ा, यहाँ पर सिर्फ बायोटिक फैक्टर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। एंड फ्रॉम द इकोसिस्टम लेवल, मतलब जो फिफ्थ लेवल आया, वहाँ पर से जो ये बायोटिक के साथ साथ ये बायोटिक फैक्टर भी आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इकोसिस्टम क्लियर है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट लेवल। अब हमारा अगला लेवल क्या है? बायोम। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बायोम क्या है? इट इज़ अ कंटिन्यूस लार्ज एरिया सेट ऑफ इकोसिस्टम शेयरिंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक विद देयर एबायोटिक फैक्टर्स एंड अडाप्ट टू देयर एनवायरनमेंट। ये तो बहुत टफ डेफिनेशन हो गई, समझ नहीं आई। चलिए पहले इसके लिए बेसिक सा कुछ एक फंडा देखते हैं, इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, फिर हम इस टेक्निकल डेफिनेशन पे आएंगे। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि हमारी अर्थ किस शेप की है? ये एक जियोइड शेप की है, यानी कि इक्वेटर से ये बल्ज्ड है और जो पोल्स हैं उसके पोल्स दबे हुए हैं, है ना। अब यहाँ पर बीच में से जो लाइन जाती है, यहाँ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स बने हुए हैं, तो ये जो सबसे सेंटर का मिड वाली लाइन जो जाती है, हम इसे इक्वेटर कहते हैं और ये एक लैटिट्यूड है एंड ये लॉन्गिट्यूड होते हैं। तो जो लैटिट्यूड्स हैं ये बेसिकली टेम्परेचर वेरिएशंस को बताते हैं। क्या बताते हैं? टेम्परेचर वेरिएशंस को। मतलब यहाँ पर कुछ टेम्परेचर होगा, फिर नेक्स्ट लैटिट्यूड, ऐसे ऐसे जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे हम पोल्स की तरफ आते जाएंगे, है ना। इसी तरीके से इक्वेटर से नीचे की तरफ जाएंगे तो भी हम इक्वेटर से जैसे जैसे दूर जाएंगे फिर हम पोल्स की तरफ आएंगे, तो हमें यहाँ अलग अलग टेम्परेचर में वेरिएशन देखने मिलेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बदलता है उसके हिसाब से बहुत सारे और ऐसे एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स होते हैं जिनमें बदलाव देखने मिलता है। जैसे कि रेनफॉल रेट जो होता है या प्रेसिपिटेशन रेट जो होता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब किसी भी फॉर्म में पानी का नीचे आना, वेदर इट इज़ स्नो या फिर किसी उसके फॉग के फॉर्म में आना या फिर रेनफॉल के फॉर्म में आना, तो ये इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। सो रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन ये भी इक्वेटर से पोल की तरफ बदलता है जैसे जैसे टेम्परेचर वेरिएशन होता है, और इसी के साथ साथ प्रेशर में भी हमें वेरिएशन देखने मिलता है। सो बेसिकली ये टेम्परेचर और प्रेशर जो है ये दोनों एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। हमने पढ़ा था जो नॉन लिविंग पार्ट है, जैसे कि एयर हो गया, सॉइल हो गया, वाटर, तो ये सारी चीज़ें एबायोटिक फैक्टर थी। उसी तरीके से एबायोटिक फैक्टर्स में हम टेम्परेचर एंड प्रेशर भी पढ़ते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें चेंज होंगी तो हम कहाँ से कहाँ जा रहे थे? इक्वेटर से हम पोल्स की तरफ जा रहे थे। और अगर हम लॉन्गिट्यूड्स देखें तो लॉन्गिट्यूड्स क्या बताते हैं? लॉन्गिट्यूड्स रिप्रेजेंट करते हैं टाइम वेरिएशन को। मतलब आपने जैसे IST सुना होगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, या GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, तो ये सारी चीज़ें हम लॉन्गिट्यूड की हेल्प से मेजर करते हैं। सीधे सीधे इसे हम पोजीशन कोऑर्डिनेट्स भी कह सकते हैं। बट पोजीशन कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए हमें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो टाइम बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? लॉन्गिट्यूड्स का। अब फ्रेंड्स, अगर जैसे ये लैटिट्यूड्स हैं और इनके साथ टेम्परेचर वेरिएशन आता है, तो हम यहाँ पर ये समझते हैं कि हमने बायोम में पढ़ा था, लास्ट स्लाइड में जो पढ़ा उसमें लिखा हुआ था कि ये एक सेट ऑफ इकोसिस्टम है। मतलब अगर एक ही रीजन में एक से ज़्यादा इकोसिस्टम्स हैं, लाइक ये हो गया पॉन्ड, ये हो गया अपना दूसरा वाला इकोसिस्टम ग्रासलैंड, ये हो गया तीसरा फॉरेस्ट, और मान लेते हैं कि ये वाला उससे भी घना वाला फॉरेस्ट हो गया, है ना। तो ये अलग अलग इकोसिस्टम हो गए। तो यहाँ पर जब थोड़े अलग अलग से या एक से ज़्यादा इकोसिस्टम्स का जब सेट पाया जाए, एक बड़ा लार्ज एरिया उसने कवर किया हो, लेकिन
इनके अबायोटिक फैक्टर्स सिमिलर हों, मतलब टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, इनमें वेरिएशन तो होगा ही, क्योंकि ऐसा तो हम एक ही शहर में रहकर देखते हैं कि एक शहर में एक जगह पर बारिश हो रही है, वहीं दूसरी जगह पर नहीं हो रही है। तो ये माइन्यूट सा वेरिएशन तो चलता है, बट बहुत ड्रास्टिक वेरिएशन इन टेम्परेचर, प्रेशर, इनमें इतना ड्रास्टिक वेरिएशन नहीं देखने मिलता। तो ये जब ऐसी कंडीशंस सेटिस्फाई हों, ये 3 फैक्टर्स जो लग रहे थे, यानी कि एक कंटिन्यूस लार्ज एरिया है, कई सारे इकोसिस्टम्स का सेट है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि एबायोटिक फैक्टर्स यहाँ पर सिमिलर हैं। मतलब मिट्टी भी थोड़ी मतलब माइन्यूट वेरिएशन होगा, या मॉइस्चर वगैरह का कुछ उसमें हम देख सकते हैं, कहीं कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर वेरिएशंस तो दिखेंगे, लेकिन बहुत कम दिखेंगे। तो ये जब तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं तो हम उस चीज़ को बायोम कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि इकोसिस्टम्स जो होते हैं, क्या वो बायोम का हर इकोसिस्टम बायोम होता है? तो फ्रेंड्स, हर इकोसिस्टम बायोम नहीं होता, लेकिन हर बायोम इकोसिस्टम ज़रूर होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक पानी का बुलबुला है ना, तो उसके अंदर भी छोटे छोटे माइन्यूट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, ये सब होते हैं, तो हम इसे भी एक छोटा इकोसिस्टम कह सकते हैं। एंड उसके बाद फिर ये हो गया दूसरा इकोसिस्टम, हमने मान लेते हैं कि अर्थ, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। अब यहाँ पर हम अर्थ को तो बायोम ठीक है समझ लेते हैं, मान लेते हैं, या हम अर्थ को मान सकते हैं, लेकिन पानी की एक बूंद, वो तो एक छोटा सा इकोसिस्टम हुआ, उसने लार्ज एरिया कवर नहीं किया, तो इसलिए हम इकोसिस्टम पानी के बुलबुले वाले इकोसिस्टम को बायोम नहीं कह सकते। आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। अब यहाँ पर टेम्परेचर के बेस पे हमने देख लिया, प्रेशर के बेस पे देख लिया, और ये हमारा बायोम बन गया। अब बायोम जो हैं वो रीजन टू रीजन वेरी कर सकते हैं। मतलब अगर हम इस ग्लोब में देखें तो कैसा होगा हमारा बायोम, अगर मान लीजिए मैं इतने रीजन पे घूमती हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पर हमें इकोसिस्टम्स कई अलग तरीके के मिले। मान लीजिए हमने इसे A नंबर दिया, इसे B, इसे C, इसे D, हमने ऐसे अलग अलग इकोसिस्टम माने, तो ये एक लार्ज एरिया भी है। हाँ है। फिर उसके बाद हमने देखा क्या यहाँ पर सेट ऑफ इकोसिस्टम्स फॉर्म हो रहे हैं, तो बिल्कुल हाँ हो रहे हैं। फिर हम तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखेंगे, क्या इनके टेम्परेचर, प्रेशर में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, काफ़ी हाई लेवल का है, तो हमें देखने मिलता है कि इन एबायोटिक फैक्टर्स में वेरिएशन ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमने जो जगह देखी ये ऑलमोस्ट एक ही लैटिट्यूड के आसपास की थी, है ना। अब अगर इसी के बाद हम ये यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर दो तीन इकोसिस्टम्स का सेट लें, एक लार्ज एरिया लें, तो क्या ये बायोम होगा? तो बिल्कुल ये भी होगा, ये भी होगा। बट फ्रेंड्स, अगर हम अब एक ऐसा कोई एक लार्ज एरिया लें, इसमें आने वाले 2-3 डिफरेंट सेट ऑफ इकोसिस्टम्स ने, तो क्या ये बायोम होगा? तो द थर्ड फैक्टर विच इज़ मोस्ट प्रोमिनेंट कि यहाँ पर हमें टेम्परेचर एंड प्रेशर वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा देखने मिलेगा। जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो लैटिट्यूड में इक्वेटर से ऊपर जाते जाएंगे तो हमें वेरिएशन किस में देखने मिलेगा? टेम्परेचर का। ऊपर की तरफ सूर्य की रोशनी कम ही पहुँच पाती है, इक्वेटर्स पर सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा पड़ती है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये बायोम हम कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन एबायोटिक फैक्टर्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ अब हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? द लास्ट लेवल विच वॉज बायोस्फीयर। अब ये बायोस्फीयर क्या है? फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक सेट थ्योरी तो आप सबने ही पढ़ी होगी, है ना। तो हमने पढ़ा है कि हमने किसी एक चीज़ का सेट किया, ऐसे ही दूसरी चीज़ का सेट लिया। आप कुछ ऐसे एलिमेंट्स दोनों सेट में थे, मतलब जो कि दोनों में ही कॉमन पाए गए, तो उन्हें हम इंटरसेक्शन वाला पार्ट कह देते हैं। इसी तरीके से बायोस्फीयर पढ़ने के लिए भी हमें थोड़ा वैसा ही कुछ सोचना है। यहाँ पर 3 चीज़ों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इंटरैक्शन होगा आपस में।
वो कौन, वो है एयर या फिर कह लीजिए एटमॉस्फेयर। सेकेंड वन वाटर यानी हाइड्रोस्फीयर, एंड द थर्ड वन is land, that is lithosphere। ठीक है। एंड अब जब ये एयर, लैंड, वाटर यानी हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड द थर्ड वन लिथोस्फीयर, जिस जगह पर इनका इंटरसेक्शन है, जिस जगह इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो जगह या वो पॉइंट हम बायोस्फीयर की तरह ट्रीट करते हैं, वो एक बायोस्फीयर माना जाता है। ठीक है। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड, एयर एंड वाटर, दैट इज हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लास्ट बट नॉट द एंड लिथोस्फीयर, है ना। इन तीनों का कॉम्बिनेशन या इन तीनों का इंटरसेक्शन जहाँ कहीं भी देखा जाएगा वो हम एक बायोस्फीयर कहेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि जहाँ पर भी ये बायोस्फीयर बनता है, यानी जहाँ भी इन तीन चीज़ों का इंटरसेक्शन होता है, वहाँ पर ही लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो इन शॉर्ट हमने क्या कहा, जहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर रही है हम उसे एज अ बायोस्फीयर ट्रीट करते हैं। एंड हमारा सबसे बड़ा बायोस्फीयर या एक बायोस्फीयर किसे कहेंगे, अर्थ को। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर लिथोस्फीयर है एंड मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग कि यहाँ पर वाटर यानी हाइड्रोस्फीयर भी है, और ये तीनों चीज़ अर्थ पे पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पर लाइफ भी एग्जिस्ट करती है। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स एक अर्थ का पार्ट नहीं है, वो अर्थ से बाहर है ना, और यूनिवर्स में लाइफ नहीं होती है ना, इसलिए वो बायोस्फीयर का पार्ट नहीं होगा। सो ये हमारा हुआ बायोस्फीयर। टेक्निकल डेफिनेशन क्या हुई, अर्थ पार्ट ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड where life exists. It may also be defined as the global sum of all ecosystems. मतलब जितने भी छोटे इकोसिस्टम्स हैं उन सबको इकट्ठा अगर लिया जाए तो भी वो एक बायोस्फीयर कहलाएगा। मतलब जैसे जो हमारी अर्थ है, उस अर्थ में कितने सारे छोटे इकोसिस्टम्स हैं, है ना, तो ये कंबाइंड फॉर्म में एक बायोस्फीयर बन जाते हैं। तो ये था हमारा बायोस्फीयर। Okay friends, all for today. Thanks for watching the video. Please like, share and subscribe our channel.